हेलो एवरीवन, आई एम एस एस सर, आप सभी का स्वागत करता हूँ इन द ज्योग्राफी। टुडे आई विल स्टडी द फर्स्ट चैप्टर और ज्योग्राफी और अर्थ इन द यूनिवर्स चैप्टर ने। ओके गाइस, स्टार्ट, लेट अस नाउ। व्हेन वी see in the sky, several celestial bodies are seen in the night, and as in nights we are see the several stars, moons, moon, and other some objects are shining and move here and there। जैसा कि हमने आपको बताया कि जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसा कि हमारे चंद्रमा भी कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं दिखाई देता है। और इसके बाद हमें तारे दिखाई देते हैं, कुछ तारे हमें मूव करते हुए दिखाई देते हैं, और कुछ तारे हमें जो है टूटते हुए ऐसा लगता है, जैसे कि हम चर्चा भी करते हैं कुछ कि तारे टूट गए हैं, या कुछ ऐसी चमकती हुई चीज़ें दिखाई देती हैं आसमान की तरफ से, या कुछ चमकती हुई चीज़ें एक तरफ से दूसरी तरफ भागती हुई दिखाई देती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, यही सारी ऑब्जेक्ट्स, या हम कह सकते हैं कि ये सारे पार्टिकल्स जो है वह सब मिला के हमारा स्काई बनता है, जिसको हम आकाश बोलते हैं। और इस स्काई में हमने बताया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दिखाई भी देती हैं और नहीं भी दिखाई देती हैं, और ये हमसे इतनी दूर है कि जिसको हम खुली आंखों से देखना ये संभव नहीं है, या हम कह सकते हैं नेक्ड आइड विदाउट टेलीस्कोप, या हम कह सकते हैं बिना टेलीस्कोप की सहायता से हम इसको देख नहीं सकते हैं। ये विजुअल नहीं है इतनी आसानी से हमको समझ, बट जो स्टार वगैरह हैं या स्टार जो हैं, ये रात में हमें शाइनिंग करते हुए दिखाई देते हैं। उसका रीज़न है कि जैसा कि हमने आपको बताया है, या हम बता दें कि हमारा जो सन है ये भी एक क्या है, स्टार है। ये हमारे पृथ्वी के सबसे नज़दीकी हम कह सकते हैं स्टार यही है। इसके बाद और भी चीज़ें हैं, जैसा कि हमने बताया कि कुछ आपको रात में ट्विंकलिंग करते हुए तारे दिखाई देते हैं, कुछ बहुत बड़े दिखाई देते हैं, तो कुछ बहुत ही डीम दिखाई देते हैं। और इसी में आप जब रात में या बारिश के मौसम में, वैसे दूसरे मौसमों में तो नहीं, बारिश के मौसम में जब बारिश हो जाती है उसके बाद जब स्काई हमारा ओपन होता है या खुला होता है, जब हम रात में देखते हैं तो हमें जो है एक गहरी पट्टी सी, या हम कह सकते हैं कि ऐसा लगता है कि बीच में नॉर्थ टू साउथ रीजन में आपको एक दूधिया कलर की या गाढ़े दूध जैसे मिल्क के कलर का आपको एक लाइनिंग दिखाई देती है, या आपको जैसे लगेगा कि जैसे बादल के कुछ पट्टियाँ बनी हुई हैं। तो बादल की जो पट्टियाँ हैं वह वही हमारा आकाश गंगा है, मिल्की वे जिसको हम लोग बोलते हैं। और ये हमारे जो मिल्की वे है उसको हमारा नाम दिया गया है आकाश गंगा। और इन ए मिल्की वे बिलियंस ऑफ स्टार्स, हम कह सकते हैं कि एक मिल्की या एक आकाश गंगा में हमारा जो है वह बिलियन स्टार होते हैं, और ऐसे न जाने कितने ट्रिलियंस मिल्की वे हैं हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है इसका कोई भी और छोर या अता पता नहीं है, कितना बड़ा है इसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और ब्रह्मांड तो छोड़ दीजिए, जो हमारे प्लैनेट्स भी खोजे जाते हैं, अदर हमारा जो हैवेल्स नामक एक टेलीस्कोप है जो अंतरिक्ष में लगा हुआ है, हमारे वहाँ नासा के साइंटिस्टों ने क्या किया है कि हैवेल्स नामक एक टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में उन्होंने छोड़ दिया है, जिसको क्या करता रहता है डे एंड नाइट, या हम कह सकते हैं 24 घंटे वो लगातार वॉच करता रहता है। तो उसके माध्यम से कुछ ऐसे भी प्लैनेट्स खोजे गए हैं जो बिल्कुल हमारे पृथ्वी के हूबहू हैं। लेकिन अगर वहाँ पर हम जाने की बात करें, वहाँ पर अगर कल्पना करें, हम जाने के लिए भी सोचते हैं, तो हमें यहाँ से वहाँ जाने में तकरीबन 200 अरब वर्ष हम कह सकते हैं कि लगेंगे। 200 अरब वर्ष, 200 अरब वर्ष का मतलब आप समझ सकते हैं कि 100 साल ही तो माना गया है कि मानव का
जो जीवन काल होता है वह 100 साल का होता है, 100 ईयर्स। बट हमें 200 अरब वर्ष अगर हमें ट्रेवल करना है तो हम सोच सकते हैं कि हमें कितनी बार यहाँ पर आना जाना पड़ेगा। तो ये हम कह सकते हैं एक तरीके से इट इज नॉट इम्पॉसिबल, ये तो संभव ही नहीं है। सॉरी, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये तो संभव ही नहीं है। और वैसे इंसान के लिए कोई भी चीज़ें संभव नहीं है। हमने मून पर भी लैंडिंग किया, इसके बाद मार्स पर भी लैंडिंग किया। जो हमारा मिशन मंगल था पहली बार में ही सफल हुआ। लेकिन ये आप कल्पना कर सकते हैं कि दूरियां कितनी हो सकती हैं, जहाँ पर पहुंचने में 200 अरब वर्ष लगेंगे एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर, और जो कि सोचिए कि हमारे हैवेल्स ने ही उसको खोज कर रखा है। तो हमने आपको बताया कि ऐसे ही न जाने कितने ट्रिलियन से गैलेक्सीज हैं जो हमारे ब्रह्मांड में हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब हम एक सूर्य यानी कि एक स्टार जो हमारा है, जिसका हमारा सोलर सिस्टम बना हुआ है, हम एक स्टार्स के सोलर सिस्टम में ही पूरा भ्रमण नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हमने आज तक कभी जुपिटर पर भी नहीं जाने के बारे में सोचा है। वहाँ तक कि साइंटिस्टों ने, नासा के साइंटिस्टों ने कई बार अपने अंतरिक्ष यान को वहाँ पर सैटेलाइट्स को भेजने का प्रयास किया, जो कि जाने के बाद वहाँ पर उसकी बाहरी कक्षाओं में ही क्या हो गए, वे ध्वस्त हो गए। हम कह सकते हैं कि आज तक जब हमने अपने पूरे ब्रह्मांड अपने सोलर सिस्टम के जितने 8 प्लैनेट्स हैं, उन 8 प्लैनेट्स का ट्रेवल नहीं कर पाए हैं, तो हम इतनी दूरियां कैसे ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए कल्पनीय है, हम एक कल्पना के रूप में सिर्फ सोच सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं। तो ये हमने आपको कुछ यूनिवर्स के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कराया, और जिसमें हमने आपको बताया कि इसे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, या हम कह सकते हैं कि जो हम जिस पर विशेष हमारा फोकस होगा हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में आइए हम जी देखते हैं। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया गया है, आप इसे केयरफुली वॉच करिए, देखिए यहाँ पर जिसको लिखा गया है सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में आपको यहाँ पर 8 प्लैनेट्स दिखाई दे रहे होंगे। आप गौर से देखिए, एक हमारा इस तरफ आपको सन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए ये। इसके बाद आपको यहाँ पर जो है आपका मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये चीज़ें हैं हमारे सोलर सिस्टम में। इसके बाद हमने बताया कि हमारा सोलर सिस्टम जो है वह बहुत ही बड़ा है, और हमने बताया कि इस सोलर सिस्टम को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, आउटर प्लैनेट एंड इनर प्लैनेट्स। हम कह सकते हैं कि बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रह। आउटर और इनर प्लैनेट्स को डिवाइड करने वाला जो हमारा है वह एस्ट्रॉयड बेल्ट्स। एस्ट्रॉयड बेल्ट्स के बारे में हमने आपको बताया भी होगा, और नहीं बताया तो हम आपको बता दें। ये जो हमारा जुपिटर है, और इस तरफ जो हमारा मार्स जो है, ये जुपिटर और मार्स के बीच का ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये जो लाइनिंग है ये हमारा एस्ट्रॉयड बेल्ट के नाम से जानी जाती है। इस एस्ट्रॉयड बेल्ट में बहुत सारे रॉक्स के पार्टिकल्स हैं जो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। अब ये रॉक्स के पार्टिकल्स कहाँ से आ गए, तो ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पार्टिकल्स विदाउट एनी सपोर्ट्स ये कैसे मूव करते रहते हैं, यहाँ से वहाँ कैसे घूमते रहते हैं, और कितने बड़े हैं। तो हम आपको बता दें, ये जो रॉक के पार्टिकल्स है ये काफ़ी विशालकाय हैं। अगर उसमें से कभी कभी आपने सुना भी होगा, अभी इसके पहले भी आपको एक सुनने का अफवाह या कह सकते चाहे जो भी चीज़ें रही होंगी, सुनने को आया था कि कुछ जो है एक उल्का पिंड है जो हमारी पृथ्वी से टकराने वाला है। तो ये इन्हीं एस्ट्रॉयड बेल्ट्स के पार्टिकल्स होते हैं जो कभी कभी मूव करते हुए अपनी कक्षा को छोड़कर
गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से हम कह सकते हैं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल, या हम कहते सकते हैं सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारा, वह उसको क्या करता है, अपनी तरफ एक्साइट कर लेता है या अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। और जिसके कारण वो क्या होता है कि जो हमारा पार्टिकल्स होता है, या हम कह सकते हैं जो हमारा उनका पिंड है, वह मूव कर जाता है। और मूव करते समय वो आपको पता होगा कि हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वे अपनी ऑर्बिट में क्या करते हैं, रोटेशन करते रहते हैं। तो जिसके कारण हमने आपको बताया कि रिवोल्यूशन भी करते रहते हैं। तो रिवोल्यूशन के कारण कभी कभी जब आमने सामने आ जाते हैं तो क्या होता है कि वो पार्ट जो उनका पिंड होते हैं उनको टकराने के चांसेस बन जाते हैं। और जब कभी कभी आपको, या आप कभी वॉच करिए, आप देखिए कई सारे उल्का पिंड जो है हमारे पृथ्वी पर आकर बहुत पहले भी आकर टकरा चुके हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है। और ऐसा भी आपको सुनने को मिला होगा कि ये जिस बार जो उल्का पिंड आ रहा था इसका जो वेट मास है लगभग हमारे माउंट एवरेस्ट के लगभग समान था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा माउंट एवरेस्ट जो है वह कितना लंबा चौड़ा है। तो उतने बड़े बड़े उल्का पिंड हैं जो हैं, या हम कह सकते हैं जो हमारे एस्टेरॉयड बेल्ट में जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वे उससे भी बड़े हो सकते हैं, उनसे भी छोटे हो सकते हैं। तो ये तो एक कल्पना है, कभी नज़दीक से उसको देखा नहीं गया है, या हम कह सकते हैं कि देखा भी गया होगा। तो ये इतनी स्पीड होती, इनकी वेलोसिटी होती है, अगर ये हमारी पृथ्वी से टकरा जाएं तो लगभग इनकी जो वेलोसिटी हमने आपको बताया वह हज़ारों किलोमीटर पर सेकंड होती है। इनका वेग जो होता है बहुत ही तेज़ होता है। अगर पृथ्वी से टकरा जाएं तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो हमने आपको इस सोलर सिस्टम में बताया, इसके साथ साथ जो है अदर सेटेलाइट्स हैं, नेचुरल सेटेलाइट्स हैं, जैसे कि हमने बताया आपको मरकरी और वीनस के पास कोई सेटेलाइट नहीं है, और सॉरी मरकरी वीनस के बाद कोई भी सेटेलाइट नहीं है। इसके बाद जो सेटेलाइट्स का जो सिस्टम होता है वह हमारे पृथ्वी से स्टार्ट होता है। पृथ्वी के पास 1 सेटेलाइट्स हैं। इसके बाद ऐसे ऐसे जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं जो और ने जो प्लैनेट्स हैं उनके पास सबसे ज़्यादा जो इस समय सेटेलाइट्स हैं वह हमारे जुपिटर और सैटर्न के पास सबसे अधिक सेटेलाइट्स हैं। तो हमने आपको बताया कि ये सेटेलाइट्स हो गए, इसके बाद सम नेचुरल सेटेलाइट्स हैं, सम आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स हैं, और इसके बाद कमिट्स वगैरह हैं। और हमने आपको बताया कि उल्काज हैं, और इसके बाद सम उल्का पिंड्स हैं। ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें मिलाकर एक सोलर सिस्टम, या हम कह सकते हैं सौर परिवार, या हम जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारे सूर्य का एक परिवार या हिस्सा माने जाते हैं। तो इसी सिस्टम से ही ये इसका नाम ही रखा गया है सोलर सिस्टम, सौर परिवार। ये सारी पार्टिकल्स जो हैं वह जो सम अदर हैवी बॉडीज एंड सम अदर आर टीनी बॉडीज, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं, यही सारी चीज़ें मिलाकर एक सोलर सिस्टम को तैयार करती हैं। और अभी आपने सुना होगा कि जो हमारा प्लूटो यानी कि 9वें नंबर का ग्रह था, जिसको 2006 में ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रख दिया गया। तो उसका रीज़न ये था कि हमने आपको बताया कि जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके कुछ कंडीशंस होते हैं, उस कंडीशंस को अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, या हम कह सकते हैं कि जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं, जिन्होंने क्या किया है कि उसको उस कंडीशन को जो फॉलो नहीं कर रहे थे, जो सम कंडीशंस उन्होंने तैयार किया है, जो सम कुछ कंडीशंस बनाए हैं, उस कंडीशंस को जब वो फॉलो नहीं करता है तो उसको जो है वह प्लैनेट्स की कैटेगरी से निकाल दिया गया जाता है। तो प्लैनेट्स की जो सम कंडीशंस है उसमें जैसे कि वह अपने एक्सिस पर मूव करना चाहिए, और इसके साथ साथ वह रोटेशन और रिवोल्यूशन भी करना चाहिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि वह अपनी कक्षक अक्ष पर भी मूव करना चाहिए, और साथ साथ वह हमारे सूर्य के भी चारों तरफ परिक्रमा करना चाहिए। तो जिसमें हमने आपको बताया कि ये जो हमारा प्लूटो था ये अपनी कक्षक को छोड़कर बाहर की तरफ मूव कर जाता था, या दूसरे कक्षक में प्रवेश कर जाता था। तो जिसके कारण इस प्लेनेट को हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारे साइंटिस्टों ने जो है वह इसको ड्वार्फ प्लैनेट के कैटेगरी में रख दिया। ड्वार्फ प्लैनेट का मतलब होता है कि जिसे हम बौने ग्रह के नाम से जाने। बौने ग्रह मतलब ये जो छोटे ग्रह, या हम कह सकते हैं जो हमारे इन ग्रहों के नियम को, रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, उन्हें हम ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में जानते हैं।
तो इतना हमने आपको कुछ थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कराया सोलर सिस्टम के बारे में। तो हमें आशा है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये थोड़ा कुछ समझ में ज़रूर आएगा। फिर हम नेक्स्ट जब वीडियो में मिलेंगे तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स ऑल ऑफ़ यू।